मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसले कर तू बुलंद, आसमां भी झुक जाएगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ रीतिकालीन एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि केशव दास जी को, जो कि कठिन काव्य का प्रेत के नाम से भी प्रसिद्ध है। बहुत से नामों से उनको हम बुलाते हैं। उनके बारे में आज आपसे मैं बात करूंगी। जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं केशव दास जी की कि केशव दास कौन थे, क्या थे, क्या उनका नाम था, कब जन्म हुआ, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केशव दास जी जो थे वो कौन से काल में आए थे। जैसे मैंने पहले भी बताया, रीतिकालीन कवि थे। तो रीतिकालीन कवियों में अगर हम जिक्र करें, सबसे पहले तो केशव दास जी का ही नाम आता है। और केशव दास जी का भी नाम, जो एक उनकी प्रसिद्ध रचना है, वैसे कई रचनाएं लिखी हैं, रसिक प्रिया, उसके कारण वो बहुत अधिक फेमस हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बोर्ड से। देखिए मैंने क्या लिखा है केशव दास जी के बारे में। फिर देखिए, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1555 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पेशा था, मतलब जो इनका काम था, वो क्या था? ये कवि थे और लेखक थे और एक विद्वान थे। फ्रेंड्स, ये संस्कृत के बहुत अधिक बड़े विद्वान थे, जिसको कि आगे इन्होंने अपने इनकी रचनाओं में भी देखा जाता है कि इन्होंने अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। संस्कृत का भी बहुत अधिक प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, इनकी जो शैली थी वो महाकाव्य और कविता, मतलब अपनी शैली में इन्होंने महाकाव्य जिस शैली में लिखी जाती है उस शैली का ज्यादा प्रयोग किया था और कविताओं को ज्यादा लिखा था। इनकी मृत्यु जो हुई थी फ्रेंड्स, 1618 विक्रमी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। बहुत जो ज्यादा फेमस रचनाएं थी उनके बारे में मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ जो सबसे ज्यादा फेमस इनकी रचना थी वो थी रसिक प्रिया, जिसके कारण ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। और आज भी अगर बात आती है केशव दास जी की और रसिक प्रिया की बात न हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रसिक प्रिया इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। तो पहली है रसिक प्रिया, फिर कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। ये रचनाएं हैं फ्रेंड्स। ये ऐसी रचनाएं हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या फिर बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए आती ही आती हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चेक करना होता है कि कौन सी रचनाएं केशव की हैं, तो आप बिना सोचे इसको लिख पाएंगे तब, जबकि आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे या फिर मेरी इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखेंगे। तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि केशव दास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम था काशीराम। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बताया था आपको कि ये तो मैंने बताया इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज और मैंने यहाँ बतानी थी कि इनका जन्म एक जिझौतिया नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जिझौतिया, इस नाम को याद रखिए, थोड़ा सा टिपिकल नेम है ये। जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया था। कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, ताकि आपके पास नोट डाउन रहे, आपके पास स्क्रीनशॉट भी लो तो आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए, इनकी रचनाओं में अलंकारों का ज्यादा इस्तेमाल होने से काव्य पक्ष दब गया था। इन्होंने अलंकारों का फ्रेंड्स इतना ज्यादा प्रयोग किया कि जो इनका काव्य पक्ष था वो दबता हुआ सा प्रतीत होता था। अलंकारों का प्रयोग ज्यादा होता था तो डेफिनेट सी बात है कि अलंकार ज्यादा दिखाई देते थे। चमत्कार तो होता था अलंकारों के कारण, लेकिन जो भाव पक्ष होता था वो दब जाता था। वही बात मैंने यहाँ लिखी भी है कि इन्हें अलंकारों से इतना प्रेम था कि चमत्कार तो उत्पन्न हो जाता था पर भाव पक्ष दब जाता था। जो भाव, जो वो कहना चाहते थे वो बात उनकी दब जाती थी। इन कारणों के कारण उनके काव्य जन साधारण से दूर होने लगे थे और केशव कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने लगे थे। जो यही कारण थे कि अलंकारों से बहुत अधिक इनका प्रेम होना, अलंकारों का ज्यादा प्रयोग करना,
तो इसकी वजह से क्या होता था फ्रेंड्स, जो जन सामान्य था वो भाव पक्ष को समझ ही नहीं पाता था, जिसके कारण उन्होंने केशव से एक थोड़ी सी दूरी बनानी शुरू कर दी थी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी केशव दास जी की जिंदगी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि उनका जन्म जिझौतिया नामक एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के बहुत स्नेह भाजन थे। स्नेह भाजन का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिनको बहुत ज्यादा स्नेह प्राप्त था मधुकर शाह का। अब मधुकर शाह के जो पुत्र थे इंद्रजीत सिंह, उनका बहुत अधिक जो स्नेह था वो था केशव दास जी के ऊपर, और वो केशव दास जी को अपना गुरु भी मानते थे और बहुत अधिक उनसे स्नेह करते थे। उनसे बहुत अधिक चर्चाएं अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है या और भी अधिक जो राजकाज से और भी जो संबंधित उनके जीवन से संबंधित घटनाएं होती थी उनसे वो उनसे जिक्र किया करते थे। फ्रेंड्स, इनकी जो रचनाएं हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, यहाँ लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट भी टाइम दूंगी। इन सब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है और आपको बता भी दिया है, तो इनकी रचनाओं के बारे में मैंने बताया। फ्रेंड्स, इनके लिए एक चीज और कही जाती है कि बहुत अधिक ये रसिक थे और बहुत अधिक प्रेम इनके अंदर था। फ्रेंड्स, वैसे भी कहा जाता है ना कि जो एक लिटरेचर वाला व्यक्ति है, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, उसके अंदर एक सहृदय होगा, एक रसिकपना होगा, एक प्यार भरा हृदय होगा। तो वही केशव दास जी के अंदर भी था। कहा जाता है एक बार ये कुएं के पास बैठे थे, कुछ युवतियां वहां से निकली और इन्हें देख करके इन्हें बाबा बुलाया, क्योंकि बाल थोड़े थोड़े वाइट हो चुके थे इनके, थोड़ी थोड़ी चांदी दिखने लगी थी, तो उन युवतियों ने इन्हें बाबा कहा। अब ये बाबा कहने से इनको बड़ा दुख हुआ कि मुझे इन्होंने बाबा कहा, क्योंकि उनके मन में एक रसिकपना था कि मतलब मुझे एक प्रेमी के रूप में, एक सहृदय के रूप में जाना जाए, एक बाबा यानी बूढ़े व्यक्ति के रूप में ना जाना जाए। फ्रेंड्स, ये संस्कृत के बहुत अधिक विद्वान थे। इनके परिवार का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इनके परिवार से लेकर के इनके नौकर चाकर, इनके दादा दादी, मतलब जो फैमिली इनकी हिस्ट्री थी वो सब लोग संस्कृत ही बोलते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रज भाषा को अपने काव्य में चुना और ब्रज भाषा में अपना काव्य सृजन करने लगे। अब जब ये ब्रज में काव्य सृजन करने लगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर अपने लिए एक हीनता की भावना आने लगी और इन्होंने अपने आप के लिए एक संज्ञा दी मंद बुद्धि कवि। अपने आप को मंद बुद्धि कहा। क्यों कहा? क्योंकि संस्कृत जो थी उसको छोड़ करके एक साधारण बोलचाल की भाषा को साहित्य की भाषा इन्होंने बनाया था। तो इनके मन में इस चीज को लेकर के बड़ा दुख था, बड़ा कष्ट था कि मैंने इसे बनाया, लेकिन वो इसका मोह भी नहीं छोड़ पा रहे थे कि ब्रज भाषा को बनाएं। कहीं ना कहीं उनका झुकाव ब्रज की ओर था। ऐसा नहीं था कि ब्रज भाषा का इन्होंने ही ब्रज भाषा को संज्ञान में लाया, इनसे पहले भी ब्रज भाषा थी और हिंदी भक्तिकालीन जब भक्तिकालीन शुरू हुआ था तब से ब्रज भाषा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार होने लगा था। लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने भी ब्रज भाषा को आगे बढ़ाया। संस्कृत में भी लिखा लेकिन थोड़ा कम लिखा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको कहा जाने लगा था कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा था, क्योंकि इनके में संस्कृत बहुत अधिक ज्यादा दिखाई दे रही थी, अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग दिखाई दे रहा था, तो इन्होंने ब्रज भाषा को अपना प्रयोग बनाया, लेखन की भाषा का माध्यम बनाया और अपना लेखन में ब्रज भाषा का प्रयोग करने लगे। तो इस और इनके जो परिवार के सदस्य थे सारे लोग संस्कृत का बहुत अधिक बोलचाल की, मैंने बताया कि भाषा ही थी, वही भाषा यूज करते थे, ये भी करते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो एक भाषा चली आ रही है जनमानस के उसको यूज में लाऊं, तो ये ब्रज भाषा को साथ में लेकर के चले। तो ब्रज भाषा को भी इन्होंने संज्ञान में लाया। लेकिन एक चीज इनके लिए कही जाएगी फ्रेंड्स कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया था और अलंकारों के अधिक प्रयोग के कारण ही इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया था। और अलंकार का मोह ये कहीं छोड़ ही नहीं पाए, चाहे इन्होंने किसी भी ब्रज भाषा में लिखा या कहीं भी लिखा, अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बहुत आयत किया। अक्सर आपसे क्वेश्चन भी किया जाता है कि सबसे ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किसने किया, तो केशव दास जी ने किया था। तो ये तो थी छोटी सी वीडियो केशव दास जी के बारे में। केशव दास जी के बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। अक्सर अभी काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होंगे, तो मुझे लगा कि चलिए केशव दास जी के बारे में
एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो ऐसे तो अभी रीतिकालीन बहुत सारे कवि बचे हैं, उनके बारे में पूरी वीडियोस लेकर के आऊंगी, जिससे आपका ज्ञान भंडार बढ़े, आपका शब्द भंडार बढ़े, ये मेरा प्रयास रहता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की नए नए वीडियो देखने के लिए। और बाकी मेरा ये प्रयास रहता है जितने भी कवि, चाहे वो कोई सा भी काल रहा, उसके हर एक कवि को आपके संज्ञान में लेकर के आऊं। तो फ्रेंड्स आप लोग कीजिए वीडियो एंजॉय, मैं चलती हूँ अपनी नई वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।